हाँ भाई ध्यान दीजिएगा, एलटी लाइन का वो हम लोग इरेक्शन पढ़ने जा रहे हैं। अब एलटी लाइन के इरेक्शन या डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का जो इरेक्शन होता है उसमें आपका जो यूज किया जाता है कंडक्टर, उस कंडक्टर के बारे में, उसमें जो यूज किया जाता है इंसुलेटर, उन इंसुलेटर के बारे में, यानी जो एलटी लाइन का हमारा, या फिर कह सकते हैं एलटी लाइन में ओवरहेड लाइन का जो हमारा जनरल रूल है, उस जनरल रूल के बारे में हम पढ़ेंगे कि इस जनरल रूल में होता क्या क्या है, क्या क्या हम लोग यूज करते हैं। तो इसको हमने सबसे पहले लिख लिया है इस वजह से, ताकि आपके लिए कम से कम समय लगे इस वीडियो को प्रोवाइड कराने में, क्योंकि बार बार लिखेंगे तो टाइमिंग की भी प्रॉब्लम होगी, टाइम बहुत ज्यादा लगेगा, इस वजह से हमने पहले ही लिख लिया है। हाँ, पहला ध्यान दीजिएगा, एलटी लाइन में कौन से पोल का हम लोग यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट होता है एलटी लाइन में हम पीसीसी पोल का भी यूज करते हैं, आरसीसी पोल का भी यूज करते हैं, ट्यूबुलर का पोल का भी यूज करते हैं, रेल पोल का भी यूज करते हैं। तो ये जो हमारे हैं लकड़ी के पोल का भी यूज करते हैं, इन सब का हम प्रयोग करते हैं। तो पहला पॉइंट लिखेगा, एलटी लाइन आर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एलटी लाइन आर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लकड़ी के पोल, आरसीसी पोल, इस्पात पोल का प्रयोग किया जाता है। अब भाई देखिएगा, एलटी लाइन डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दोनों में बहुत बड़ा फर्क होता है। एलटी लाइन हम किसको कहते हैं, 11 केवी की लाइन हो गई, उसको हम क्या बोलेंगे, एलटी लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन कौन सी होती है, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन जो 440 वोल्ट की होगी, जो हमारे यहाँ 440 वोल्ट की होगी, उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बोलते हैं। एलटी लाइन हम किसको बोलते हैं, एलटी लाइन जो हमारा होता है वह आपका कौन सी लाइन होती है, तो एलटी लाइन हमारा जिस पर 11 केवी की सप्लाई यानी 440 वोल्ट से अधिक की सप्लाई उसके ऊपर रन करती हो, वो हमारा एलटी लाइन के अंतर्गत आता है। और जो 440 वोल्ट के अंडर यानी नीचे रन करता है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका कहलाता है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत से बच्चों को इस चीज का कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जो आप पढ़ रहे हैं ओवरहेड लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, इसमें बहुत सारे हम आपके कंफ्यूजन और बहुत सारे कंफ्यूजन को यहाँ क्लियर करेंगे, चाहे कुछ भी हो। दूसरा देखिएगा, एलटी लाइन या फिर हम डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की बात करें, तो एलटी लाइन और डिस्ट्रीब्यूशन लाइन दोनों क्या होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल आपका जा सकती है, ये आपका ऊर्ध्वाधर स्थिति में या फिर आपका क्षैतिज स्थिति में जा सकती है। जब हम आपको टीडी पढ़ा रहे थे तो वहां आपको हमने बताया था कि ऊर्ध्वाधर स्थिति कौन सी होती है कंडक्टर की और क्षैतिज स्थिति कौन सी होती है कंडक्टर की। तो इसलिए याद रखिएगा कि एलटी लाइन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, उसमें जो आपका कंडक्टर है वह कंडक्टर आपका हॉरिजॉन्टल वे में भी जा सकता है और वर्टिकल वे में भी जा सकता है। और दूसरा तीसरा ध्यान दीजिए, हाँ, एलटी लाइन में हम किस तरह के कंडक्टर का प्रयोग करते हैं, तो हम आपको पहले ही बता चुका है कि हमारे यहाँ जो एलटी लाइन हो चाहे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हो, इन सब में एल्युमिनियम कंडक्टर का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम कंडक्टर सस्ता होता है, इस वजह से हम उसका यूज करते हैं और वो हमें आसानी से उपलब्ध होता है। अब एल्युमिनियम में किसका यूज करते हैं, तो एएसी कंडक्टर का यूज करते हैं या फिर एसीएसआर कंडक्टर का यूज करते हैं। वो आपका एएसी कंडक्टर होगा या वह आपका एसीएसआर कंडक्टर होगा। पूरा नाम तो आप दोनों का जानते होंगे, क्योंकि इसको टीडी में हमने बखूबी आपको समझाया था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या एलटी लाइन। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में क्या कर रहा है, 4 फेज 5 वायर होते हैं। ये 4 फेज 5 वायर का मतलब क्या है, अब इसको थोड़ा ध्यान से समझ लीजिएगा। 4 जैसे ये हमारा क्या होता है, पोल हो गया, इस पोल के ऊपर साइकिल इंसुलेटर हमने लगा दिया, इस तरह से हमने साइकिल इंसुलेटर या रेल इंसुलेटर बोलते हैं। तो ये हमारा क्या होगा, एक वायर गया, सपोज दैट ये हमारा क्या हो गया, दूसरा हो गया, ये दूसरा वायर गया, इसी तरह से ये क्या हो गया, तीसरा हो गया, इसी तरह से ये क्या हो गया, चौथा हो गया, और इसी तरह से ये क्या हो गया, पांचवा हो गया। तो कह रहा है 4 फेज। 4 फेज को हमने आपको बताया था कि 4 फेज का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस, सॉरी रेजिस्टेंस नहीं, आर कहलाता, आर कहलाता, दूसरा वाई कहलाता और तीसरा बी कहलाता। ये तीनों कलातारें कौन सी हैं, ये तीनों कलातारें लाइफ लाइन वाले कंडक्टर हैं जिसके अंदर सप्लाई होकर के फ्लो करती है। उसके बाद अगला होता है आपका स्ट्रीट लाइट। स्ट्रीट लाइट, तो जो स्ट्रीट लाइट होता है वह स्ट्रीट लाइट के अंदर लाइफ लाइन होती है, वो भी सजीव होता है। तो टोटल कितना फेज हुआ, 4 फेज हुआ, क्लियर। तो स्ट्रीट लाइन में लाइफ लाइन होने की वजह से उसको हम किसके अंतर्गत लेते हैं, उसको हम फेज के अंतर्गत ही लेते हैं।
और लास्ट पॉइंट होता है न्यूट्रल। ये लास्ट पॉइंट हमारा क्या होता है, न्यूट्रल। तो न्यूट्रल में तो लाइफ लाइन होती नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है आपका कि 4 फेज हो गया, 4 फेज हो गए, और ये क्या हो गए, अगर वायर हम खींचे तो 1 2 3 4 5 वायर हो गए। तो ये जो होता है, ये प्रणाली हम कहाँ यूज करते हैं, ये हम अपने जैसे रोड पर जो हमारी गली है या जो हमारे मोहल्ले हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो हमारी ये क्या कहते हैं आसपास की सड़कें हैं, उन सड़कों पर आप जाएंगे जिसके ऊपर से हम ह्यूमन लोग या फिर जो हम लोग कनेक्शन लेते हैं, उस कनेक्शन को जिस पोल से दिया जाता है उस पर यह व्यवस्था होती है इस तरह। लेकिन जिस पर 11 केवी की लाइन हो, जिस पर आपका 11 केवी की लाइन गुजर रही हो और उस लाइन को किसी ट्रांसफार्मर के लिए दिया जा रहा हो, तो वहां पर क्या होता है आपका, तो वहां पर 3 फेज 4 वायर हो सकता है या 3 फेज हो सकता है सिर्फ। तो वहां 3 फेज 4 वायर या फिर 3 फेज की सप्लाई हो सकती है, और वो सप्लाई कहां होगी भाई, ट्रांसफार्मर को दी जाएगी, ट्रांसफार्मर से सप्लाई आपको जाएगी, तो वो होगा आपका 3 फेज 4 वायर। ये होगा। अगला सुनिए, अगला है लूप गार्डिंग। लूप गार्डिंग में हम किसका यूज करते हैं, तो लूप गार्डिंग होता क्या चीज है, लूप गार्डिंग हम लोग करते कहाँ है। लूप गार्डिंग के लिए क्या होता है कि जो हमारा कंडक्टर गुजर रहा है, जो हमारी सप्लाई गुजर रही है, उस सप्लाई पर जैसे हमारा पोल से सप्लाई गुजर रही है, अब ये वायर आपका क्या हो कि एक दूसरे के संपर्क में ना आए, वो क्या हो एक दूसरे से थोड़ी आपके अलग अलग दूरी पर हो। तो उसके लिए क्या करते हैं आपका कि इसके लिए एक व्यवस्था आती है, ये हमने आपके किताब में देखा, ये व्यवस्था बड़ा गड़बड़ थी उनकी। उन्होंने कैलकुलेशन जो किया, उन्होंने सवाल को जो लगाया उसमें अर्थ वायर कहीं जिक्र ही नहीं किया, अर्थ वायर को सीधे से नकार दिया है, जबकि बिना अर्थ वायर के कुछ होने वाला थोड़े है। आप अगर गार्डिंग लूप करते हैं तो गार्डिंग लूप में एक चीज याद रखिएगा कि गार्डिंग लूप में हमारा एक जो कंडक्टर होना चाहिए, अर्थ वाला भी कंडक्टर होना चाहिए, ये अर्थ वाला, और इस अर्थ वाले पर रिल इंसुलेटर या फिर आपका स्प्लिट इंसुलेटर लगता है। स्प्लिट इंसुलेटर कुछ इस तरह का होता है, ये स्प्लिट इंसुलेटर होता है, या रिल इंसुलेटर का प्रयोग करते हैं, यहां लगाते हैं, अर्थ वायर पर लगाते हैं, लाइफ लाइन पर नहीं लगाते हैं भाई, लाइफ लाइन पर लगाएंगे तुरंत ग्राउंड में चली जाएगी, इस चीज का ध्यान रखिएगा। और दूसरा कहां लगाते हैं, न्यूट्रल पर लगाते हैं, और फिर इसका क्या करते हैं, गार्डिंग करते हैं इस तरह से, फिर इस तरह से हम क्या करते हैं, गार्डिंग करते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, रिल इंसुलेटर हो, ये हमारा क्या हो गया, रिल इंसुलेटर हो, या फिर इसकी जगह स्प्लिट इंसुलेटर का प्रयोग कर सकते हैं। और ये जो होगा, ये इनके बीच कितना गैपिंग होता है भाई, तो 300 mm होता है, या 30 सेंटीमीटर कह सकते हैं होता है, ठीक है। तो ये कब गैप होता है, जब आपका स्पान 70 से अधिक हो, यानी 70 मीटर से अधिक हो, दो पोलों के बीच की दूरी 70 मीटर से अधिक होती है, तो ऐसे कंडीशन में जो हमारा होता है इनके बीच की दूरी वो 300 होता है। अगर यही दो पोलों के बीच की दूरी 70 से कम है, तो यहां पर आपका जो होता है वह 20 सेंटीमीटर होता है, या फिर 200 सेंटीमीटर, इस चीज का ध्यान, सॉरी 200 mm होता है। तो इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा कि अगर यह आपका जो हमारा डिस्टेंस है, जो स्पैन है, दो पोलों के बीच का स्पैन जो है, अगर वह आपका 70 सेंटीमीटर से क्या, सॉरी 70 मीटर से कम हो, तो ऐसे कंडीशन में जो यह स्थापित किए जाते हैं या जो ये स्थापित होते हैं वो कितने पे होते हैं, 300 mm की दूरी पर होते हैं, या 30 सेंटीमीटर की, सॉरी 200 mm की दूरी पर, या 20 सेंटीमीटर की दूरी पर होते हैं। दूसरा होता है कि अगर यही स्पैन अगर यही स्पैन 70 से अधिक हो, अगर यही स्पैन 70 से अधिक हो, तो ऐसे कंडीशन में आपका जो होता है वो 300 mm होता है। जो आपका दो इंसुलेटरों के बीच गैपिंग रखी जाती है वो 300 mm रखी जाती है। और इसी आधार पर हम लूप गार्डिंग का कैलकुलेशन भी करते हैं कि लूप गार्डिंग की टोटल जो लेंथ लगेगी वो कितना लगेगी, एक लूप गार्डिंग में कितना मीटर आपका जीआई वायर लगेगा, ये भी कैलकुलेशन करते हैं। हालांकि ये सारी चीजें किताबों में है नहीं आपके, जिसकी वजह से बार बार कैलकुलेशन जब किताब करता है तो आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, तो हम लोग इसी कंफ्यूजन को दूर करते हैं।
कोचिंग क्यों करते हैं भाई? ताकि हर चीज़ का खंडन हो सके, हर चीज़ हमको समझ में आ सके, इसलिए हम लोग कोचिंग करते हैं। और वजह कुछ नहीं होता, क्योंकि किताबों में लिखी हुई भाषाएं जो होती हैं वो कभी कभी हमारी समझ से बाहर हो जाती हैं। तो जो व्यक्ति को उस चीज़ को जानता है वो बखूबी इस चीज़ को समझा सकता है। तो यहाँ आपका क्या होता है, क्यों यह आपका लेते हैं 3 मीटर, वजह क्या है? तो भाई 300 ये 300 ये 300 ये 300 ये 300 ये टोटल कितना हो गया? 1 2 3 4 5। अगर 300 गुणते 5 करें तो कितना आएगा? 1500 mm आएगा। क्लियर? 1500 mm आएगा। तो 1500 mm का मतलब क्या हुआ? 1500 mm का मतलब हुआ 1.5 मीटर, 1.5 इधर दिया 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर एक सिरे का होगा ना, सिर्फ ये 1.5 मीटर होगा। दूसरा क्या है? दूसरा भी तो 1.5 मीटर है, दूसरा भी 1.5 मीटर है। तो 1.5 इंटू क्या आ जाएगा? 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई? 3 मीटर। क्लियर हुआ? तो 3 मीटर क्या होगा आपका? लूप गार्डिंग लगेगा। इस चीज का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो हमारी लूप गार्डिंग लगेगी वह कितना लगेगी आपका? टोटल 3 मीटर आपका लूप गार्डिंग लगेगा। और वो किस वायर से करेंगे? तो 6SWG GI वायर से करेंगे। ये सारी जो ये हमने आपको पहले एक चीज कह दिया कि जनरल रूल चाहे ड्राइव में किसी का भी हो, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं जनरल रूल के बारे में। तो इस चीज को भी आप लोग ध्यान रखेंगे। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, लूप गार्डिंग के बाद न्यूट्रल वायर। न्यूट्रल वायर देखो भाई, हम लोग क्या करते हैं कि GI का यहाँ भले दिखा देते हैं कि 8SWG GI का यूज करेंगे, लेकिन एक बात की सच्चाई है कि जो हमारा न्यूट्रल वायर होता है वह न्यूट्रल वायर आपका एल्युमिनियम कंडक्टर का ही लगाया जाता है। यह न्यूट्रल वायर जो होता है वो हम लोग GI वायर नहीं लेते हैं। GI वायर सस्ता होता है इसलिए हम लोग ले लेते हैं। एल्युमिनियम के वायर की तुलना में जो हमारा GI वायर होता है वह आपका सस्ता होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं? GI वायर का यूज करते हैं। लेकिन आप चाहें तो न्यूट्रल वायर को कौन सा ले सकते हैं? तो वह न्यूट्रल वायर जो हम ले सकते हैं वो एल्युमिनियम कंडक्टर ले सकते हैं। हाँ, एल्युमिनियम कंडक्टर की जो साइज होगी वो फेज वायर की साइज की तुलना में कम होगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन या LT लाइन में हम किसका यूज करते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन और LT लाइन में हम साइकिल इंसुलेटर का यूज करते हैं, या छोटे साइज के पिन इंसुलेटर का हम यूज करते हैं। छोटे साइज का, इस चीज पर ध्यान दीजिएगा। साइकिल इंसुलेटर की जो साइज होती है वह आपका 76 × 88 mm स्क्वायर होता है। 76 × 88 mm स्क्वायर होता है। किसके लिए? डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए। LT लाइन के लिए क्या होगा? हमने कहा LT लाइन की पावर सप्लाई जो होती है वह आपका डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से ज्यादा होती है। जब डिस्ट्रीब्यूशन लाइन से ज्यादा होती है LT लाइन की पावर सप्लाई, तो इन दिस कंडीशन इंसुलेटर की साइज क्या होगी? बड़ी। तो यहाँ पर क्या हमने दोनों की साइज, DL में कम साइज लग रहा है, कम सप्लाई है, TL में आपका LT में आपका अधिक सप्लाई होती है, जिसकी वजह से अधिक बड़ा इंसुलेटर आपका लग रहा है। क्लियर? इंसुलेटर जो होता है, अब हमारा कंडक्टर अगर इसके ऊपर जा रहा है, ये कंडक्टर जो है अगर हमारा इस इंसुलेटर के ऊपर जा रहा है, तो भाई इस इंसुलेटर से इस कंडक्टर को हम बांधेंगे। तो बांधने के लिए हम क्या करते हैं? तो बांधने के लिए हमारा जो होता है वह आपका क्या होता है भाई? जब हम आपका इंसुलेटर के ऊपर किसको बांधते हैं? इस कंडक्टर को बांधते हैं। जो ये हमारा कंडक्टर जा रहा है, इस कंडक्टर को हम इंसुलेटर के ऊपर बांधते हैं। तो किन स्थितियों में बांधा जाता है? बांधा जाता है तो किन स्थितियों में बांधा जाता है और कौन से साइज का कंडक्टर यूज किया जाता है बांधने के लिए? तो अगर हम सिर्फ इंसुलेटर में यहां से कंडक्टर गुजर रहा है, इस कंडक्टर को इसके द्वारा नहीं बांधेंगे तो क्या हो जाएगा? निकल जाएगा, बाहर आ जाएगा, और फिर क्या करेगा? आपस में क्या होगा? शॉर्ट सर्किट की स्थिति उत्पन्न करेगा। इस वजह से क्या किया जाता है कि इंसुलेटर को सबसे पहले कहां बांधते हैं? इंसुलेटर के ऊपर इस कंडक्टर को बांधते हैं। तो जब इंसुलेटर के ऊपर कंडक्टर को बांधते हैं तो ऐसी कंडीशन में 5 mm एल्युमिनियम कंडक्टर, 5 mm एल्युमिनियम कंडक्टर को यूज करते हैं। उसके बाद उसके ऊपर टेपिंग कर दी जाती है। किसकी टेपिंग की जाती है भाई? तो उसके ऊपर जो टेपिंग की जाती है आपका वह होती है 0.77 × 6.4 mm स्क्वायर एल्युमिनियम टेपेड होता है। उसका लेकर के हम लोग क्या करते हैं भाई? टेप करते हैं। और कितना लेते हैं? कितना साइज लेते हैं? तो लेते कितना है भाई? आपका 2.5 मीटर लेते हैं पर इंसुलेटर के। ये चीज याद रखिएगा, पर इंसुलेटर के हम लोग 2.5 मीटर लेते हैं। 2.5 तो ज्यादा हो जाएगा, देख लेते हैं, शायद इतना ही होगा हमारा समझ।
अगला देख लीजिएगा, टर्मिनल पोल। जब भी आपका टर्मिनल पोल या विभागीय पोल होगा तो इन दोनों पोलों का क्या होता है, स्टे अरेंजमेंट किया जाता है। इन दोनों पोलों का स्टे अरेंजमेंट किया जाता है, जहां से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है और जहां पर लाइन एंड हो रही है, उन दोनों ही सिरों पर आपका क्या होते हैं, स्टे अरेंजमेंट की व्यवस्था दी जाती है। इसके अलावा हमने आपको बता भी दिया था कि जहां पर टर्न करेगा आपका, उस कंडीशन में वहां पर भी क्या करेंगे, स्टे अरेंजमेंट का व्यवस्था देंगे। जहां टर्न कर रहा, अगर ये ऐसे टर्न कर रहा तो ठीक इसके पीछे, ऐसे नहीं कि इसके आगे ले देते हैं, नहीं, इसके ठीक विपरीत मिलते हैं। जहां से वो टर्न किया, जिस दिशा में टर्न किया, उस दिशा में ठीक विपरीत टर्न किया। और अगला क्या है, ईच फोर पोल, यानी जो हमारी सप्लाई हो गई, उस सप्लाई में प्रत्येक जो चौथा पोल होता है, उस चौथे पोल की अर्थिंग की जाती है। हालांकि जो सौभाग्य योजना का भी टेंडर चल रहा था, या फिर जो आपका ये सौभाग्य योजना में अलग अलग कंपनियां कार्य कर रही थी, तो उनका क्या था कि भले ही इंसुलेटेड आपका होता था, जैसे पीवीसी केबल का वो लोग करते थे, पीवीसी केबल का कंडक्टर आपका एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए ले जाते थे, लेकिन उसमें भी क्या होता था आपका कि जो हमारा पीवीसी का कंडक्टर एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जा रहा है, उसमें हर पोल की वो लोग अर्थिंग करते थे। तो ऐसा नहीं होता भाई, हर पोल की अर्थिंग नहीं की जाती है। हाँ, वो लोग ज्यादा प्रिकॉशंस, ज्यादा यानी सुरक्षा देना चाहते हैं, इसलिए वो लोग क्या करते हैं आपका कि हर पोल की अर्थिंग कर देते हैं। लेकिन यहाँ जो अर्थिंग का नियम है, वो अर्थिंग का नियम है कि पर चौथे पोल की या पर 400 मीटर पर क्या होनी चाहिए, हमारी अर्थिंग होनी चाहिए। तो इसको आप नोट कर लीजिए। हाँ भाई ध्यान दीजिएगा। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमने आपको जनरल रूल बता दिया, जनरल रूल के बाद हम क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन जब करते हैं आपका, तो क्वेश्चन में हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन आपका, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की। जिन लोगों के पास बुक होगा वो एग्जांपल नंबर 1 देखेंगे, जिन लोगों के पास बुक नहीं है वो हमारे क्वेश्चंस को ध्यान से सुने और लिखते जाएं। 400 वोल्ट 3 फेज 50 हर्ट्ज की 300 मीटर लंबी एक सिरोपरि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन, एक सिरोपरि डिस्ट्रीब्यूशन लाइन स्थापित करनी है, जिसका मध्यमान पार्ट 50 मीटर है। हो गया, आगे लिखिएगा। लाइन 10 मीटर लंबे नलीय पोल पर स्थापित की जानी है। लाइन 10 मीटर लंबे नली पोल पर स्थापित की जानी है, जिसमें प्रारंभिक व अंतिम पोल टर्मिनल पोल होंगे। हो गया, आगे चलिए। लाइन चालक हेतु 7/3.10 mm 7/3.10 mm AAC कंडक्टर का प्रयोग करना है। हो गया, पहला पॉइंट लिखिए। लाइन का एक रेखीय आरेख बनाइए। दूसरा, टर्मिनल पोल का निम्नांकित चित्र बनाइए। तीसरा, लाइन हेतु आवश्यक सामग्री के मूल्य की गणना कीजिए। और लास्ट पॉइंट है, लाइन के संस्थापन के लागत की गणना कीजिए। हो गया, अगला है लाइन के संस्थापन के लागत की गणना कीजिए। चलिए अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले हम सबसे पहले करते क्या है, आप चाहें तो पहले अपना एजम्पशन लिख सकते हैं या फिर आप पोलों की संख्या पहले निकाल सकते हैं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं। एक चीज मैं बताना भूल गया था आप लोगों को, ध्यान दीजिएगा। जब हमारा लाइन जो होगी, जब टर्मिनल पोल से क्या होगी, स्टार्ट होगी या टर्मिनल पोल पे एंड होगी, या तो हमारा जहां से लाइन स्टार्ट हो रही है और जहां पर लाइन एंड हो रही है, ऐसे दोनों जगहों पर हमारा इस टाइप के डी टाइप के क्लैंप का यूज किया जाता है। और इस डी टाइप के लिए जो लगने वाला इंसुलेटर वो साइकिल ही रहेगा, चाहे वो आई टाइप का हो चाहे डी टाइप का, उसके लिए साइकिल इंसुलेटर ही रहता है। लेकिन जहां पर टर्मिनल पोल या विभागीय पोल होता है, उन दोनों ही स्थानों पर जो आपका यूज किया जाता है वो डी क्लैंप का यूज करते हैं।
आई क्लैंप का यूज कहां करते हैं? आई क्लैंप जब लाइन सीधी जा रही हो, लाइन सीधी जा रही है तो वहां पर इस तरह से आई क्लैंप का यूज करते हैं। तो ये हमारा आई क्लैंप होता है, ये हमारा डी क्लैंप होता है यहाँ पर। तो इस चीज का आप लोग ध्यान देंगे कि डी क्लैंप कहां यूज करते हैं, आई क्लैंप कहां यूज करते हैं। अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन में चलिए भाई ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हम निकालेंगे क्या, हम निकालते हैं पोलो की संख्या। हम क्वेश्चन में निकालते हैं पोलो की संख्या, कि पोलो की संख्या कितनी होगी। भाई ध्यान दीजिएगा, आपका टोटल लंबाई कितनी है, कितनी लंबी मीटर लाइन हमको बिछानी है, दिया है ना 300 मीटर लंबी लाइन बिछानी है। तो 300 मीटर क्या है भाई, ये 300 मीटर लंबी लाइन हमको बिछानी है। और जब 300 मीटर लंबी लाइन बिछानी है, यानी चालक स्थापित करना है कितने मीटर तक, 300 मीटर तक। दो पोलों के बीच का स्पैन दिया हुआ है आपको, कितना दिया हुआ है स्पैन, स्पैन जो दिया हुआ है, विस्तार जो दिया हुआ है वो 50 मीटर दिया है, यानी दो पोलों के बीच की दूरी 50 मीटर है। टोटल आपका नंबर ऑफ पोल होगा कितना, तो नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू होता है, ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू टोटल लेंथ टोटल लेंथ ऑफ स्प्रेड लाइन, यानी जो हमें विस्तार करनी है जिसका जितनी पूरी लाइन की, वह अपान स्पैन, यानी स्पैन कौन सा, दो पोलों के बीच का स्पैन, यही दिया जाता है, और प्लस 1। ये जब हम करते हैं तो उस कंडीशन में हमारा क्या निकल के आता है भाई, तो ऐसे कंडीशन में हमारा आता है नंबर ऑफ पोल। तो नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या होगा भाई, नंबर ऑफ पोल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ ऑफ स्प्रेड लाइन, यानी जो हम विस्तार कर रहे हैं, फैला रहे हैं जिस लाइन को, उसकी लेंथ कितनी है, तो 300 मीटर है, 300 मीटर। स्पैन कितना है, तो स्पैन है 50 मीटर, तो नीचे लिखेंगे 50 मीटर, प्लस 1 होता है तो प्लस 1 कर देंगे, ये फार्मूला होता है भाई। तो कितना हो जाएगा, 300 में 50 का डिवाइडेशन करेंगे तो 6 + 1 इज इक्वल टू 7 पोल। मिल गया नंबर ऑफ पोल, कि नंबर ऑफ पोल हमारा क्या होगा, 7 है। बहुत सिंपल है, ध्यान से एक एक स्टेप देखते जाएंगे, बखूबी आपको समझ में आएगा। अगला आप क्या करेंगे, आप एजम्पशन लिखिए। अगला एजम्पशन, एजम्पशन में आपको क्या पता है, कुछ दिया हुआ है आपको किताब में, किताब के क्वेश्चन में जो दिया रहता है वो लिखते हैं, प्लस कुछ अपने से लिखते हैं। तो किताब के क्वेश्चन में क्या कहा है, कौन सी सप्लाई दे रहा है, 3 फेज की सप्लाई दे रहा है, कितनी हर्ट्ज है, 50 हर्ट्ज है, कितना वोल्टेज है, तो 400 वोल्ट, यही कहा ना भाई, हाँ 400 वोल्ट का। तो आप पहला एजम्पशन लिखेंगे कि दी जाने वाली सप्लाई या जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की सप्लाई 400 वोल्ट 50 हर्ट्ज 3 कली है। हो गया। दूसरा क्या लिखेंगे भाई, दो पोलों के बीच का स्पैन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ, 50 मीटर, तो लिखेंगे दो पोलों के बीच का स्पैन 50 मीटर है। दूसरा एजम्पशन लिखेंगे, दो पोलों के बीच का स्पैन 50 मीटर है। हो गया। तीसरा एजम्पशन क्या लिखेंगे, तीसरा क्या दिया हुआ है, तीसरा दिया हुआ है टोटल लाइन जो आपको बिछानी है 300 मीटर बिछानी है, तो तीसरा पॉइंट लिखेगा टोटल या कुल लाइन का विस्तार, कुल लाइन का विस्तार 300 मीटर के लिए, लाइन का विस्तार 300 मीटर के लिए करना है। हो गया, लाइन का विस्तार 300 मीटर के लिए करना है। आगे देखिए, ये 3 एजम्पशन हमने कहां से लिखा, क्वेश्चंस लिखा, और कुछ क्वेश्चन में दिया है और देख लीजिए। हाँ, और दिया हुआ क्वेश्चन में किस कंडक्टर का यूज करना, उसकी साइज क्या है, तो ये दिया हुआ है आपका, ये कंडक्टर की साइज दी हुई है, लिखिएगा अगला पॉइंट, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होने वाला कंडक्टर एएसी कंडक्टर होगा जिसकी साइज, एएसी कंडक्टर होगा जिसकी साइज 7/3.10 mm होगी। हो गया। हाँ भाई,
इतना तो हमारा था कहाँ, क्वेश्चन में था। तो हमने कितना एजम्पशन लिखा, 4 एजम्पशन तो हमने क्वेश्चन से ही लिख लिया। पांचवा एजम्पशन अब कहां से लिखेंगे, पांचवा एजम्पशन जनरल रूल से लिख सकते हैं या फिर यहां से लिख सकते हैं। आपने टोटल पोल का कैलकुलेशन कितना किया, 7 पोल। तो आप अगला पॉइंट लिखेंगे, लाइन के विस्तार में लगने वाले पोलों की संख्या, लाइन के विस्तार में लगने वाले पोलों की संख्या 7 होगी और यह पोल ट्यूबुलर पोल होगा, और यह पोल इस्पात नलीय पोल होगा। इस्पात नली पोल इसलिए आप लोगों को लिखा रहे हैं क्योंकि ये आपका क्वेश्चन में दे दिया है कि इसी नली वाले का प्रयोग करना है, हम लोग इसी वाले पोल का प्रयोग करना है, इसलिए हम आपको यहां लिखवा दे रहे हैं। हो गया। अब क्या करेंगे भाई, अब हम इसमें से देखते हैं कि इसमें से हम क्या ले सकते हैं। तो इसमें से हम क्या ले सकते हैं, लूप गार्डिंग ले सकते हैं, ये वाला एजम्पशन लिख सकते हैं, ये लूप गार्डिंग वाला। कि लूप गार्डिंग कितना लग रहा है भाई, तो लूप गार्डिंग लग रहा है आपका 6SWG GI/। तो लिखेंगे अगला पॉइंट, लूप गार्डिंग के लिए 6SWG GI कंडक्टर का प्रयोग करेंगे। हो गया। हाँ, अब इसी में चाहे तो लिख सकते हैं या फिर इसके अलग एजम्पशन आप बना सकते हैं। ये बना सकते हैं कि लूप गार्डिंग में यूज होने वाला इंसुलेटर स्प्लिट इंसुलेटर या रिले इंसुलेटर होता है, इसको आप अलग एजम्पशन में लिख लीजिए अगर बढ़ाना चाहते हैं तो, नहीं तो आप उसी में ही लिख सकते हैं। हम आपको इतना एजम्पशन बता देंगे कि ताकि आने वाले इन फ्यूचर आप जो क्वेश्चन करो ना तो हमको बताना ना पड़े कि कौन कौन सा आप एजम्पशन लिख सकते हो अगले वाले में। आपको एक आइडिया मिल जाएगा तो बाकी क्वेश्चन करते जाओगे। अगला फिर क्या लिखेंगे, अगला लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन लाइन। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन लाइन के लिए कर रहे हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन लिखेंगे, एलटी लाइन के लिए कर रहे हैं तो एलटी लाइन के लिए लिखेंगे। तो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन के लिए करें, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होने वाले साइकिल इंसुलेटर, यूज होने वाले साइकिल इंसुलेटर की साइज 76 इंटू 80 mm स्क्वायर, 88 mm स्क्वायर होती है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में यूज होने वाले साइकिल इंसुलेटर की साइज 76 इंटू 88 mm स्क्वायर होती है। ओके, तो ये भी हमने कर लिया। अब इंसुलेटर को बांधने के लिए किस कंडक्टर का यूज करते हैं, तो ये तो लिख सकते हैं अगला पॉइंट, इंसुलेटर से कंडक्टर को बांधने के लिए 5 mm फाई वाले एल्युमिनियम कंडक्टर, 5 mm फाई वाले एल्युमिनियम कंडक्टर या नहीं लिखेंगे, तथा लिखेंगे क्योंकि दोनों का यूज है। तथा 0.77 इंटू 6.4 mm स्क्वायर, हो गया 6.4 mm स्क्वायर एल्युमिनियम टेपिंग का प्रयोग करते हैं। हाँ भाई, और लिखना चाहते हैं जंक्शन तो और लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए एक और, क्योंकि हम आने वाले अगले क्वेश्चन फिर एजम्पशन आपको नहीं पढ़ाएंगे, ये याद रखिएगा। जो पढ़ाना वो एजम्पशन यही पढ़ा दे रहे, बाकी अगले वाले में कहेंगे आप अपने से लिख लीजिए। हाँ, तो एक और लिख लीजिएगा, टर्मिनल पोल या विभागीय पोल या घुमाव की स्थिति में ऐसे सभी पोलों को स्टे अरेंजमेंट दिया जाता है, ऐसे सभी पोलों को स्टे अरेंजमेंट दिया जाता है। और अगला एक और लिखना चाहे तो लिख लीजिए, लिखेगा प्रत्येक चौथे पोल की अर्थिंग की जाती है, प्रत्येक चौथे पोल की अर्थिंग की जाती है। इतना आप एजम्पशन लिख लीजिएगा। अगर एजम्पशन लिखने में दिक्कत हो आप वीडियो को रोक करके लिख लीजिए। आज के लिए इतना है।